बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स। वीडियो नंबर 6। अभी तक के हमने 5 वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिनमें हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर टर्म्स के बारे में हमने बताने की कोशिश की कि किसकी क्या व्याख्या है, किसका क्या मीनिंग है। इवन स्टॉक मार्केट जब कोई शेयर्स या फिर कोई कंपनी का रिजल्ट जारी होते हैं तो रिजल्ट में जैसा कि प्रोविजंस बढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। उसके बाद कंसो मुनाफा होता है, उसके बाद में कामकाजी मुनाफा होता है। कई बहुत सारी जो टर्म्स है ये एक पेज में डालने वाली चीजें हैं। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो जो चीज बेचना है उसे आप खरीद लोगे और जो चीज खरीदना है उसे आप बेच दोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए हमने क्या किया है कि बहुत एक छोटी सी सीरीज है। इसमें हमने हर टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो इसी सीरीज में ये 6 वीडियो है, देखते हैं इसमें हम क्या देख पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली जो टर्म्स आती है वो ऑथोराइज शेयर्स। ऑथोराइज शेयर्स का मतलब सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जितने भी शेयर हैं, जितने भी शेयर कंपनी के पास एक्सचेंज में डिस्प्ले होते हैं खरीदने और बेचने के लिए, उनकी जो बोलियां लगती हैं तो वो ऑथोराइज शेयर हो गया है। और डिविडेंड नीचे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड की व्याख्या अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग विच इट पेड टू द शेयर होल्डर। इट है ये, ठीक है, विच इट पेड टू द शेयर होल्डर मतलब एक छोटा सा अंश होता है। डिविडेंड देखिए कोई ईयरली डिविडेंड देता है, फाइनल डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं, कोई आंशिक डिविडेंड देता है, कोई अंतरिम डिविडेंड। आंशिक डिविडेंड और अंतरिम डिविडेंड ये होते हैं, कोई मतलब पूरे एक साल का एक बार देता है, कोई हर क्वार्टर में देता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टीसीएस है ना, रिलायंस, ये कंपनियां जो है ये रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं क्योंकि ये कंपनियां वेल सेटल है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा इनका बाजार जो है, इनकी जो मार्केटिंग है वर्ल्ड वाइड है, तो प्रॉफिटेबल रहते हैं हमेशा। तो इसलिए ये रेगुलर डिविडेंड देते हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो यही है वो डिविडेंड। एक ऐसी टर्म है ना, इसे बहुत डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में देखिए डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वित्त वर्ष में घोषित डिविडेंड को कंपनी के मौजूदा शेयर्स भाव से भाग देते हैं। इसका कंपनी के शेयर मूल्य से उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि शेयर भाव घटने पर डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। देखिए कंपनी का जो भी यील्ड होता है, डिविडेंड यील्ड यानी कि उत्पादन, और उस उत्पादन को कंपनी के शेयर से नहीं, शेयर्स की संख्या लाखों भी हो सकती है लेकिन भाव 2 रुपए भी हो सकता है और 1000 रुपए भी हो सकता है। इस तरह से शेयर के भाव से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो भी आंसर आता है वो होता है डिविडेंड यील्ड। यानी कि फिर सीधा सीधा मतलब है, अगर शेयर का भाव कम है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी और अगर शेयर का भाव ज्यादा है तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है। ये तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगली टर्म है डिविडेंड। क्या है एक्चुअली में? तो लाभांश जिसे हम बोलेंगे। लाभांश यानी कि कंपनी क्या करती है, मैंने आपको पहले ही इसको क्लियर किया है। वैसे इस तरह का जो डिविडेंड यानी लाभांश का अर्थ है लाभ का अंश या लाभ में हिस्सा। यानी कि कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा के सारा चुका के, कर्जा चुका के, उसके बाद अपने प्रोविजंस को खत्म करके या कम करके, लायबिलिटीज को कम करके जो भी पैसा बचता है वो कंपनी क्या करती है कि एक बोर्ड मीटिंग होती है कंपनी की। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मीटिंग में तय करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। वैसे जो शेयर होल्डर्स हैं, सारा के सारा हक जो प्रॉफिट का जो होता है वो सब शेयर होल्डर्स का ही होता है। चाहे आपके पास एक शेयर हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे फिर कंपनी के सारे शेयर्स आपके पास हो, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं का एक अधिकार होता है जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसी को वो अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक जो कमिटी होती है उसे उस जो कंपोनेंट होता है कंपनी का, उसको एक उसका निर्माण किया है ताकि क्या है कि जो भी फैसला लेना है, अब हर आदमी तो फैसला ले नहीं सकता। हो सकता है कंपनी के पास 100 शेयर हैं तो पूरे 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हो सकता है कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और पूरे 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हो। इस तरह से होता है। तो 500 लोगों का मत तो एक नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक गठन किया गया है सेबी द्वारा, और वो निर्णय लेते हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो जो भी कंपनी का रिजल्ट निर्णय होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही आता है, अनाउंस होता है। हाँ, आप जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके पास एक शेयर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें वोटिंग में हिस्सा ले सकते हो, उस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हो
जो भी इवेंट्स होते हैं कंपनी के उनमें हम हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो चलते चलते हम इसे भी देख लेते हैं कि डिविडेंड किसी कंपनी के द्वारा उसके शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला कंपनी के नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है कि प्रोविजंस हटने के बाद, लायबिलिटीज कम होने के बाद में, कंपनी की देनदारी सब खत्म होने के बाद में, टैक्स खत्म होने के बाद में, सब कुछ इधर उधर होने के बाद में जो भी बचता है, जो भी क्या बहुत ज्यादा मात्रा में बचता है, वो कंपनी का होता है नेट शुद्ध लाभ। ओके, अब शुद्ध लाभ में कंपनी कुछ पैसा रिजर्व में रखती है, कुछ पैसे में क्या अपनी और मशीनरीज खरीदती है, ये सब चीजें होती है, और फिर भी पैसा जो बचता है बचता ही है कंपनी के पास, क्योंकि अच्छी कंपनी है तो रेगुलर डिविडेंड देती है। डिविडेंड तो देना ही है भाई, जब शेयर होल्डर्स का पैसा है, शेयर होल्डर्स मालिक कहलाते हैं कंपनी के, तो पैसा तो उन्हीं के पास आएगा ना, नहीं तो आपका शेयर खरीदने का फायदा क्या है ना। शेयर खरीदने का फायदा कुछ नहीं है, जो कंपनी कमाती है पैसा वही तो आपको मिलेगा, आपके हिस्से में जितना भी आएगा। अगर आपके पास 5 लाख शेयर है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आपके पास 2 शेयर है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर आपके पास, या मैं अपने खुद का ही एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं जिस पे कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, इसका मतलब मुझे कुल डिविडेंड मिलेगा 100 शेयर इंटू 10 यानी कि 1000 रुपए। लेकिन ये 10 होता क्या है, ये 10 आया कहां से? 10 रुपए प्रति शेयर। 10 रुपए प्रति शेयर कैसे कैलकुलेट होके आया है, तो ये भी चीजें हम आगे देखेंगे। बहुत ही सिंपल से चीजें होती हैं। कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है ना, कंपनी चाहे अभी करंट मार्केट में चल रही हो 1000 रुपए का भाव, कंपनी का भाव चल रहा है 1000 रुपए, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू है अगर वो 2 रुपए है, मान लो कोई कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, अगर आप 2005 की बात कहेंगे तो 10 रुपए से भी नीचे थी, है ना। तो इस तरह से कंपनी की फेस वैल्यू क्या रह सकती है। और आज देखिए बजाज फाइनेंस 5000 रुपए के आसपास घूमती है। ये जो प्राइस है, करंट प्राइस, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड मिलता है कंपनी की जो फेस वैल्यू है, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू तय होती है ना, जो फेस वैल्यू क्या होती है आपके भी समझ में आया होगा। वो जो फेस वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू करंट प्राइस से कम होती है तकरीबन आमतौर पर। तो उस फेस वैल्यू का जितना भी परसेंट, कोई 100% देती है कंपनी, कोई 200% देती है कंपनी, कोई 50% देती है कंपनी, कोई 10% देती है, तो फिर उसमें क्या है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 5 रुपए फेस वैल्यू है, अगर 5% दिया तो लगा लो 5 रुपए का 5% कितना होता है, उतना आपको मिलेगा डिविडेंड। लेकिन आपके पास क्वांटिटी के ऊपर होता है ना, अगर जितनी ज्यादा क्वांटिटी है उतना ज्यादा मात्रा में डिविडेंड देता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ डिविडेंड, उनके पास इतना टाइम नहीं है खेलने का मार्केट में, वो उन्होंने खाली इन्वेस्ट करके रखा है। उनको पता है कि ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है। अगर आपको चाहिए तो अगली वीडियोस में वही लेके आ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी किस तारीख को किस महीने में डिविडेंड देती है, रेगुलर कंपनियां। उसके पहले आप थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हो रिकॉर्डेड में घुसने से पहले, तो ताकि आपको डिविडेंड का फायदा मिल सके। तो ये है, वो करते हैं, तो वो खाली ऐसे ही स्टॉक्स खरीदते हैं कि जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं। उसके बाद वो स्टॉक्स बदलते हैं और उसके बाद उस स्टॉक्स में चले जाते हैं जो कि भविष्य में डिविडेंड देने वाला है। तो इस तरह से वो डिविडेंड में ही अपने पूरे साल की कमाई कर लेते हैं। मेरे 2-4 ऐसे दोस्त हैं, वो यही सब करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में हमारी तरह जाके खेलने का और हर मिनट की जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम वहीं पर आ गए हैं कि अब डिविडेंड का कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। इस बात को खास ध्यान रखें कि डिविडेंड हमेशा शेयर के, मैंने आपको पहले बताया है कि फेस वैल्यू पर दिया जाता है। और जैसे कि स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस, मान लो किसी स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो 500 रुपए है, और लेकिन उस स्टॉक का फेस वैल्यू है सिर्फ 10 रुपए, और कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है, तो 10 रुपए पे 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर 100% का दिया है तो 10 रुपए मिलेगा, अगर 50% दिया है तो 5 रुपए मिलेगा। अगर आपके पास इसी तरह 50 शेयर है, 50 इंटू 5, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उतना पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद उस स्टॉक से निकल जाइए और फिर जो कंपनी भविष्य में डिविडेंड दे रही है उस कंपनी के जो स्टॉक्स में घुस जाइए, और उसके बाद उसका भी डिविडेंड लेके हम दूसरे इसमें कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होते हैं पैसे कमाने के मार्केट में। कोई क्या है, डिविडेंड से ही पैसे कमाते हैं, कोई इंट्राडे में क्या करते हैं, 5 पैसे 10 पैसे की मूवमेंट कैप्चर करके ही पैसे कमाते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेड कर लेते हैं 8-10 दिन के होल्ड करके, कोई लॉन्ग टर्म्स करते हैं, और कोई ऑप्शंस के जरिए, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते
हो, ताकि आपको पूरा के पूरा फायदा मिले उन प्रीमियम्स के जरिए ट्रेड करने का। तो ये कई तरीके हैं ट्रेड करने की। कोई ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करता है, कोई कैंडल का इस्तेमाल करता है। बहुत स्ट्रेटेजी है, बहुत स्ट्रेटेजी है। कोई इस तरह से है, मेरे जो 3-4 जो दोस्त मैंने आपको बताए हैं, वो उनके कंफर्म इनकम होता है। कंफर्म उनको पता है कि भाई ये कंपनी इतने तारीख को डिविडेंड दे रही है। उसमें चार्ट का पैटर्न देखते हैं, जो भी लोअर साइड होगी वहां पर एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद डिविडेंड मिलते ही एग्जिट। ओके, तो ये इस तरह की टेक्टिक्स होती है, इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, आप जो भी यूज करना चाहें, इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन, चार्ट का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो डिविडेंड निवेशक को जो मिलता है वो उसके अकाउंट में मिलता है। वो उस अकाउंट में जाता है जिस अकाउंट का हमने इस्तेमाल किया था कब, स्टार्टिंग में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। जो कि जिस अकाउंट से हमारे पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, डीमैट अकाउंट में आते हैं और वापस डीमैट अकाउंट से अपने अकाउंट में जाते हैं बैंक के। तो वो जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में डिविडेंड जाता है। ठीक है, आपके जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आप जैसे ज़ीरोधा हम लोग यूज करते हैं, तो ज़ीरोधा में शो नहीं होता है डिविडेंड, आपका सीधा बैंक में जाएगा कि उसी अकाउंट में जमा हो जाएगा। जो ब्रोकर है, ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिविडेंड कितने तरह के होते हैं। देखिए, डिविडेंड मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि एक अंतरिम डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है फाइनल डिविडेंड। जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर के भीतर ही यानी कि क्वार्टरली डिविडेंड की घोषणा करती है तो इसे अंतरिम डिविडेंड कहा जाता है। जो अब अंतरिम डिविडेंड हमने बहुत बार टीवी पर सुनते हैं, फलानी नाम की कंपनी ने क्या किया है, अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, रिकॉर्डेड ये है। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि जो क्वार्टरली डिविडेंड होता है उनका रिजल्ट आया होगा या फिर आने वाला होगा, और उसके बाद जो भी पैसा बचता है उनके पास में, वो डिविडेंड के तौर पर वो बांटना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करते हैं कि भविष्य में आज से 15 दिन के बाद जो भी तारीख आएगी वो हमारी रिकॉर्डेड होगी, और उस डेट पे जितने भी शेयर्स लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे वो उतने शेयर्स को हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है, तो वो होता है अंतरिम डिविडेंड, वो बीच में कभी भी होता है। और दूसरा जो होता है फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड साल में एक बार मिलती है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल डिविडेंड है और पूरे साल का डिविडेंड एक साथ ही मिलता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिविडेंड के फायदे, यानी कि देखिए डिविडेंड कैसे इनकम लोग करते हैं डिविडेंड से रेगुलर। पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड एक रेगुलर इनकम की तरह होता है, और ये वही कंपनियां देती हैं, वही क्या सभी कंपनियां देती है, लेकिन खास करके ना जो फ्रंट लाइन में होती है वो होती है बड़ी जो वेल सेटल कंपनियां। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, उसके बाद इंफोसिस, विप्रो, उसके बाद में गोदरेज ग्रुप की जो कंपनीज हैं, और रिलायंस मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। और ये सब कंपनियां होती हैं जो कि वेल सेटल हैं और निश्चित रूप से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड देती रहती है, और ये टैक्स फ्री होता है। डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। कंपनी क्या करती है, पहले ही टैक्स पे करती है, और टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। तो फिर दोबारा से टैक्स देने की क्या जरूरत नहीं है, और इसलिए दोबारा से टैक्स लगता भी नहीं है, और इसीलिए ये सारा जो पैसा होता है ये टैक्स फ्री होता है। आपको चाहे 1 लाख रुपए मिले, चाहे 2 लाख रुपए मिले, चाहे 5 लाख, इसके ऊपर आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं पे करना होता है, क्योंकि टैक्स आपने पहले ही पे किया होता है। तो एक रेगुलर इनकम के तौर पर इसे माना गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि बात करते करते बात निकलती है, और बात वहीं आ गई है कि अगर डिविडेंड देना है या नहीं देना है, ये फैसला होता है कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अगर ये लोग चाहेंगे, वो ये बोर्ड अगर चाहेगा तो ही डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये बोर्ड अपनी मनमानी नहीं करता है। रूल के हिसाब से अगर डिविडेंड देना है तो बोर्ड को भी फैसला लेना होता है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो पहले कंपनी अपना घाटा पूरा करेगी, उसके बाद में डिविडेंड देना है कि नहीं देना है उसका फैसला होता है। और एक एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम होता है। एजीएम नाम की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में फैसला लिया जाता है डिविडेंड के बारे में। ज्यादातर कंपनी जो मार्केट में नए होते हैं या जो इस पॉलिसी पर चलते हैं कि वे लाभ को वापस बिजनेस में ही लगाकर बिजनेस को और बढ़ाएंगे, ऐसी कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है या नहीं भी देती है। देखिए, डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनियां कौन सी होती है, जिन कंपनी की पॉलिसी है कि भाई हमने आज इतने रुपए कमाए हैं, उन पैसों को हम क्या करेंगे, दूसरी चीजें खरीदने में लगा देंगे, तो ऐसी कंपनियां डिविडेंड देंगी नहीं। ऐसे में आपको क्या करना होता है, कंपनी की जो होल्डिंग है वो रखनी पड़ती है आपके पास में, क्योंकि आप 6 महीने रखेंगे, साल भर रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, क्योंकि कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाह रही है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही है। जो कंपनी ने कमाया है वो कंपनी बांटना नहीं चाह रही है अभी फिलहाल। जब इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, इस तरह की जो सोच होती है कंपनी की ना,
इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या है, भविष्य में कंपनी की जो प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है ना। भले ही वो डिविडेंड ना दे रही है, लेकिन अगर आप उसे होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली कंपनी बजाज फाइनेंस की तरह ही आपको रिटर्न दे सकती है। देखिए डिविडेंड यील्ड भी हमने शुरू में देखा है, दोबारा हम कोशिश करते हैं। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो स्टॉक की डिविडेंड कमाने की क्षमता को दिखाता है, और इस तरह डिविडेंड यील्ड निवेशक को किसी स्टॉक के डिविडेंड कमाने की क्षमता और उसके शेयर के मार्केट प्राइस के बीच संबंध को बनाता है। जो शेयर होल्डर्स हैं और ये सब रिलेशंस है वो क्लोज करने की कोशिश करता है डिविडेंड यील्ड, क्योंकि यही एक आकर्षण है जो ग्राहकों को, जो शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एबीसी नाम की कोई कंपनी है और जिसके स्टॉक का फेस वैल्यू 5 रुपए है। ओके, ध्यान रखना, स्टॉक की फेस वैल्यू 5 रुपए है, कंपनी का नाम एबीसी, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं कोई भी नाम एग्जाम्पल के तौर पर, और उसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपए है और मार्केट वैल्यू उसकी है 800 रुपए। 800 रुपए, देखिए ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू उसकी 800 रुपए है और फेस वैल्यू उसकी 5 रुपए है। तो देखिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कितना अंतर है। और कंपनी ने 200% डिविडेंड देने की घोषणा की है, तो 200% यानी कि डबल हो गया ना। तो फेस वैल्यू कितनी है उसकी? फेस वैल्यू है कंपनी की 5 रुपए। ये देखिए फेस वैल्यू है हमारे पास कंपनी की 5 रुपए, लेकिन उसने डिविडेंड देने की घोषणा की है 200%। ये जो वैल्यू है, ये जो मार्केट प्राइस है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इस फेस वैल्यू का। तो इस फेस वैल्यू का 200% यानी कि 5 रुपए का 200% अगर आप लगाएंगे तो 10 रुपए होता है। अगर उस हिसाब से आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, 800 रुपए प्रति शेयर का भाव है, अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो 1000 इंटू 10 यानी कि आपको 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरह से ये होता है। और यहाँ पर अगर आप और ज्यादा डिटेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंट में, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय शेयर, जो आप करंट प्राइस है उसे मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, फिर इस तरह से, फिर 100 से। तो ये एक फार्मूला है, इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल है भाई, जितना परसेंट डिविडेंड दिया है फेस वैल्यू को, उतनी परसेंट से क्या कर दीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काम खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है या फिर स्लाइड है, इसमें अगर आपको गौर से देखने वाली चीज़ अगर है तो इस स्लाइड में है। देखिए डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट, जब कोई कंपनी डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो डिविडेंड तुरंत ही नहीं दे दिया जाता है, बल्कि डिविडेंड की घोषणा और डिविडेंड के पेमेंट के बीच 4 प्रमुख डेट्स होते हैं। अंतिम डेट पर ही डिविडेंड का पेमेंट होता है। ये 4 डेट इस प्रकार से है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, या वो डेट होती है जिस दिन कंपनी डिविडेंड देने की घोषणा अपने शेयर होल्डर्स को करती है। और दूसरी है लास्ट कम डिविडेंड डेट, यानी कि एक्स डिविडेंड डेट। यह वो डेट है जो लास्ट डेट होती है। इस डेट के बाद अगर किसी ने स्टॉक या शेयर खरीदा है तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी स्टॉक का डिविडेंड पाना है तो आपको इस लास्ट कम डिविडेंड डेट से पहले उस स्टॉक को खरीदना होगा। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है? डेट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड डेट, यह वो डेट होती है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक में ये देखती है कि अभी उसके शेयर किन किन लोगों के पास है। इस डेट पर कंपनी के रिकॉर्ड बुक में जिन लोगों का नाम रहता है वही शेयर का डिविडेंड पाने का हकदार होता है। इसके अगले दिन रिकॉर्ड डेट, मान लो कि महीने की 5 तारीख है, फलाने महीने की, यानी कि ये मान लो नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर की 27 तारीख है रिकॉर्ड डेट। अगर आज कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय की है तो आप 28 तारीख को आराम से शेयर्स को बेच सकते हो। ये चीजें होती है क्योंकि रिकॉर्ड डेट में आपके उसमें होना चाहिए। उसके बाद में डिविडेंड डेट ऑफ डिफेंडेड पेमेंट, यह वो डेट होता है जब कंपनी द्वारा वास्तव में डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। तो ये 4 डेट में डिविडेंड पेमेंट की जो क्रिया है वो पूरी होती है। तो इसमें हमने क्या है कि 2 डेट होती है, वो ध्यान में रखना होता है। देखिए ये डेट, इस डेट में जैसे कि हमने क्या होता है करना होता है, यहाँ पर हम खरीदारी करनी होती है इस डेट में, इस तरह की ये डेट, और उसके बाद में ये डेट। ये 2 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इन दोनों डेटों के बीच में आपके पास शेयर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस पूरे के पूरे स्लाइड को आपको पॉज करके देखना होगा, पॉज करके आपको जानने की कोशिश करनी होगी कि एक्चुअली कौन सी डेट में हमारे जो पोर्टफोलियो है उनमें स्टॉक्स होने चाहिए। बाकी ये छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। डिविडेंड के संबंध में ध्यान रखने वाली बात है, डिविडेंड कंपनी के
आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है, यानी कि सारी चीजें खत्म करने के बाद में लायबिलिटीज है, प्रोविजंस है और जो भी देनदारी है कंपनी की, टैक्स है, ये सब चीजें करने के बाद में जो पैसा बचता है वो डायरेक्टर की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है और उसके बाद हमें डिविडेंड मिलता है। ध्यान दें कि डिविडेंड लाभ में से दिया जाता है और इसीलिए अगर किसी वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होता है तो उस साल में या फिर उस क्वार्टर में हमें डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन कोई कोई कंपनियां होती हैं, फिर भी कंपनी अपने पुराने लाभ के जो रिजर्व कैश फंड में रखते हैं ना, उनमें से भी डिविडेंड देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो इधर उधर ना जाए, उनके पास होल्डिंग बरकरार रहे। इसलिए क्या करते हैं कि अगर इस क्वार्टर में या फिर इस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ है तो कंपनी पिछले साल जो लाभ हुआ था उसमें से जो पैसा उसने रिजर्व में डाला था उसी में से भी डिविडेंड दे सकती है। तो कंपनी के ऊपर डिविडेंड देने का कोई कानूनी बंधन नहीं होता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहमति से डिविडेंड देने या नहीं देने का फैसला लिया जाता है। डिविडेंड आमतौर पर एनुअली दिया जाता है और बड़ी कंपनी इसे क्वार्टरली भी पे करती है। डिविडेंड इनकम एनुअली लगभग 2 से 3% या इसके आसपास होता है। तो ये है डिविडेंड के बारे में जरूरी चीजें हैं, जैसे कि कौन सी तारीख को हमने खरीदना चाहिए, कौन सी तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए शेयर्स या स्टॉक। तो ये चीजें हमें पता लग गई है इस वीडियो से। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो बहुत सारे मीडियम्स इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वहां पर भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी जानने का मौका दें कि एक्चुअली में डिविडेंड किस तरह से होता है और किस तरह से डिविडेंड से रेगुलर हम इनकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।